सुमित ओरछा जी की एक पंक्ति है जी। कीमत मेरी हर कोई भी वहन नहीं कर सकता है, मुझको कोई जुगनू आकर दहन नहीं कर सकता है, जो उजियारे का आदी हो वो रहकर मेरी बात सुने, मैं सूरज हूँ अंधियारा मुझे सहन नहीं कर सकता है। अच्छा भैया ये देखिए, न्यूज़ में भी आ रहा है कि अब नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे रहे हैं। अब इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बिहार में हम लोग को देखने को मिल रही है, काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, तो इसमें आपका क्या देखने का? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो आपका जो युवा वाली चीज़ है, जो आपका युवा वाला पर्सपेक्टिव है, वो लोगों को देखने को मिले कि एक युवा क्या सोच रहा है इस बात पे, तो वो आप अपने विचार रखिए। उस मीटिंग में जब कर्पूरी ठाकुर जी पहुंचे तो उनका कुर्ता फटा था। वो व्यक्ति जो बिहार का मुख्यमंत्री हो, उसका कुर्ता फटा हो, ये अपने आप में अप्रतिम है। उस दौर में जब मुख्यमंत्री छोड़िए एक छोटा छोटा विधायक फॉर्च्यूनर से फॉर्च्यूनर लेके घूमता है। छोटा सा एक बात जरूर बोलूंगा कि जिस व्यक्ति को इस देश की सबसे बड़ी तात्कालिक पार्टी में और विश्व के सबसे महानतम नेता तत्कालीन महात्मा गांधी जी ने भी नकार दिया था कांग्रेस से, तुम्हारी जीत मेरी व्यक्तिगत हार है। कोई ये नहीं समझ सकता है आपके श्रोताओं की जेई हम क्लियर कर नहीं पाए थे क्योंकि जेई में हम अपीयर ही नहीं हुए थे, सो हम असफल नहीं है। हमने तीर चलाया ही नहीं तो सफल कैसे होता? बिल्कुल। लेकिन जब मैंने पहली बार सुना कि इस देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी माँ कभी बर्तन मांजा करती थी, तो मुझे उस बात से इंस्पिरेशन मिली कि जीवन में सफल होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप बड़े फैमिली में जन्म लें। अटल जी की वो पंक्ति याद करिए कि अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा। बिहार वो प्रदेश है जहां उगते सूर्य को भी प्रणाम करते हैं, डूबते सूर्य को भी प्रणाम करते हैं, परंतु पहले डूबते सूर्य को प्रणाम करते हैं, अगली सुबह में पहली सूर्य की किरण के साथ उगते सूर्य को प्रणाम करते हैं। अच्छा, काफ़ी सारे लोग जो है इन चीज़ों को अब सोशल मीडिया पे लाते हैं सरकार तक पहुंचने की, क्योंकि एक आम आदमी के पास एक यही चीज़ है सरकार तक पहुंचने की, लेकिन उसको सोशल मीडिया पे लेके आते हैं, तो काफ़ी सारे एक्शन भी उनके ऊपर लिए जाते हैं, तो क्या वो सही है? देखिए, मेरा मानना है कि हर चीज एक मर्यादा की सीमा में रह करके होना चाहिए। वही विद्यार्थी जो अपने महाविद्यालय में अपने वो प्रोफेसर से नहीं सीख पा रहा है अपने उन पाठ्यक्रमों को, वही YouTube पे जाके वीडियो देख करके समझ ले रहा है। पॉइंट कमी कहाँ पर है? तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। और आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है और आप मेरे एनर्जी देख के सोच ही रहे होंगे कि आज की गेस्ट कौन है। तो आज की गेस्ट ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे, मैं उनको कहना चाहूँगा क्योंकि अभी मैं आप उनका सुन के आ रखा हूँ। उनका जो जितना भी स्पीच थी हम लोगों ने सुना लाइव, उन्होंने हमको आमंत्रण दिया था, हम लोगों को इन्वाइट किया था, तो हम लोगों ने सुना है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई राजनीति, पॉलिटिक्स क्या आपको पसंद है? क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो इसी पे बेस होने वाला है। आज के स्पेशल गेस्ट इसीलिए है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या राजनीति अच्छी है कि नहीं? और अगर आपको नहीं पता इसका सवाल, तो आज की वीडियो में हमारे साथ यही बैठे हैं हमारे गेस्ट, हम आपको बताने के लिए। तो आज हमारे साथ है आदित्य राज, युवा नेता MP बिहार से। भैया कैसे आप? बहुत बढ़िया है, आप बताइए कैसे हैं? मैं बढ़िया भैया। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि भैया जो है युवा वाहिनी करके अपना एक संगठन बनाया है जो कि प्रॉपर युवाओं के लिए है। तो भैया उसके बारे में चाहता हूँ कि सबसे पहले आप थोड़ा सा एक अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, देन अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइएगा। बिल्कुल। जैसा कि मुझे जाना जाता है, मेरा नाम पूनम नंदन आदित्य राज है। मैं वर्तमान में बिहार से युवा सांसद हूँ। साथ ही साथ 2023 में नेशनल यूथ आइकन का अवार्ड भी मुझे मिल चुका है। और उसके बाद अभी इसी वर्ष भारतीय छात्र संसद का आयोजन हुआ था। भारतीय छात्र संसद में भी मैंने युवाओं का नेतृत्व किया। सबसे महत्वपूर्ण पायदान के रूप में जिस रूप में आपने मुझे इनवाइट किया है वो है युवा वाहिनी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जी। और जैसा कि आपने पूछा कि युवा वाहिनी भारत है क्या, युवा वाहिनी भारत अपने आप में एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी विचारधारा की नींव है जो भारतीय राजनीति में वर्तमान में मौजूद कमियों को ढक करके नव भारत के निर्माण को जमीन पर करने के लिए संकल्पित है। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। तो भैया मैं आपसे चाहूंगा कि आप, जैसे कि आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैं बहुत कम लोगों को देखा हूँ जिनकी हिंदी इतनी शुद्ध और इतनी अच्छी है, मैं चाहूंगा कि कुछ पंक्तियाँ, कुछ ऐसी पंक्तियाँ जो आपने कभी कहीं बोली ना हो, और उससे हम लोग आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करें। सुमित ओरछा जी की एक पंक्ति है जी। कीमत मेरी हर कोई भी वहन नहीं कर सकता है, मुझको कोई जुगनू आकर दहन नहीं कर सकता है, जो उजियारे का आदी हो वो रहकर मेरी बात सुने, मैं सूरज हूँ अंधियारा मुझे सहन नहीं कर सकता है।
बहुत बढ़िया कविता आप तो बताइए, बहुत अच्छी पंक्ति है। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भैया सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप युवा वाहिनी के बारे में थोड़ा सा मेरे को और समझाइए कि क्या कैसे कैसे काम करते हैं, क्या है, और बेसिकली जो मैंने सवाल स्टार्टिंग में पूछा है कि क्या पॉलिटिक्स सही है और अच्छी है या फिर बुरी है, और अगर आपको नहीं पता तो पॉडकास्ट देखिए, तो आप उसका आंसर दीजिए। सबसे पहले उस प्रश्न से शुरू करते हैं कि राजनीति अच्छी है या बुरी है। राजनीति में यदि अच्छे लोग हैं तो राजनीति अच्छी है, राजनीति में यदि अच्छे लोग नहीं हैं तो राजनीति बुरी हो जाती है। जिस बिहार से मैं आता हूं वहां की राजनीति केवल 2 शब्दों पर टिकी है, अपराधियों का राजनीतिकरण और राजनीतिज्ञों का अपराधीकरण। केवल इन्हीं 2 शब्दों के आधार पर बिहार की राजनीति चल रही है। कुछ क्षेत्रों में पहले यूपी में भी चला करती थी, जहां हम अभी प्रयाग के संगम में बैठे हैं। अब पिछले कुछ दिनों में एक नया परिवर्तन उत्तर प्रदेश की राजनीति में आया और आप देख रहे हैं कि कैसे राजनीति में अच्छे लोग आए हैं तो राजनीति अच्छी होने लगी है जी। परंतु केवल सवाल इतना मात्र नहीं है कि राजनीति अच्छी है या नहीं, इसका एक बड़ा व्यापक विस्तार है। राजनीति 2 शब्दों से मिलकर बनी है, राज और नीति। अगर नीति निर्माण सही तरीके से ना हो तो भी हम यही कहेंगे कि राजनीति सही नहीं हो रही है। आज की तारीख में जब हम ये जानते हैं, ये तथ्य है, पूरा विश्व जानता है कि केवल ये तथ्य ही नहीं है, ये अपने आप में परम सत्य भी है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति संपन्न राष्ट्र है। जो देश विश्व का सबसे बड़ा युवा शक्ति संपन्न राष्ट्र हो, जिस देश में 70% आबादी, लगभग 100 करोड़ की आबादी केवल युवाओं की हो, उस देश की राजनीति में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की संख्या 40 वर्ष से कम की आयु के दृष्टिकोण से केवल 12% है। ये शर्म का विषय नहीं है। इसके आगे महाशर्म का विषय मैं बताऊं तो इस देश की संसद में, विशेषतः लोकसभा में, जब आप 30 वर्ष से कम की आयु के सांसदों की संख्या जानने जाएंगे तो वो 0 पर आके समाप्त हो जाएगी। जिस देश में 60% से अधिक लोग 30 वर्ष की आयु से ज्यादा हैं, उस देश में 7% का नेतृत्व करने वाला ही कोई नहीं है। ये अपने आप में भारतीय राजनीति पर एक ऐसा प्रश्न था जिसने उत्तर के रूप में युवा वाहिनी भारत की स्थापना करवा दी। और ये युवा वाहिनी भारत केवल आदित्य राज का व्यक्तिगत विचार नहीं है, ये आपका भी व्यक्तिगत विचार है। ये उन सब लोगों का व्यक्तिगत विचार है जो रोड पे खड़े होकर के ये कहते हैं कि भारतीय राजनीति अच्छी नहीं है, मुझे इस देश की राजनीति सही नहीं लगती। परंतु मेरा मानना है कि आजादी के समृद्ध काल में जब देश एक विचार पे आगे बढ़ रहा है कि हमें आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है, तो यदि अगर हम साइंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, इकोनॉमी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, समाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो राजनीति के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होकर इस देश के युवाओं को अपना एक नेतृत्व स्वयं करना पड़ेगा। और यही कारण है कि युवा वाहिनी बनाने की आवश्यकता पड़ गई, जो प्योरली इसलिए डिटरमिन्ड है कि हमें इस देश के युवाओं को, विशेष जब मैं युवा कहता हूं, युवा विचार को भी कहता हूं, युवा उम्र को भी कहता हूं, युवा विजन को भी कहता हूं। हमें विजनलेस लोग नहीं चाहिए। हमें राष्ट्र का निर्माण करना है तो विजनलेस लोगों से निर्माण नहीं हो सकता। उन सारे लोगों को एक स्थान पर ला करके युवाओं को वास्तविक नेतृत्व प्रदान किया जाए, विशेषतः राजनीति में, क्योंकि राजनीति अगर बदलती है तो समाज बदलता है, अर्थव्यवस्थाएं बदलती हैं। हमारा उत्तर प्रदेश इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जैसे ही यहां राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन हुआ, अपने आप में सामाजिक सत्ता में परिवर्तन हुआ, अपने आप में आर्थिक सत्ता में परिवर्तन हुआ। प्रभु श्री राम के जन्मभूमि के मंदिर का उद्घाटन हुआ। आप देखिए, अयोध्या की राजनीति बदली केवल उनके उद्घाटन से, वहां का समाज भी बदल गया, वहां की अर्थव्यवस्था भी बदल गई। अगले ही दिन 5 लाख श्रद्धालु पहुंच गए दर्शन करने के लिए। अर्थव्यवस्था अपने आप में एक अलग स्थिति में चली गई। तो ये सारे परिवर्तन तभी संभव हो सकते हैं जब हम सही दिशा में कार्यों को करना शुरू करें। इसीलिए हमने युवा वाहिनी की स्थापना की। एक और कारण था जो संवैधानिक कारण था, वो ये था कि हमारे देश की जब राजनीति को और समाज को आप देखना शुरू करेंगे तो यहाँ अल्पसंख्यक आयोग है, यहाँ महिला आयोग है, यहाँ अनुसूचित जाति आयोग है, जनजाति आयोग है। हमारे देश की राजनीति में युवा आयोग जैसा कोई शब्द नहीं है। बिल्कुल। और युवा आयोग ना होने का क्या अर्थ होता है? मतलब होता है कि युवाओं का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के पास पहुंच ही नहीं पा रहा है। यानी मैं क्या सोचता हूं, आप क्या सोचते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिशियली अगर नहीं सुन सकती तो यानी हम दोनों का कटाव भारत की राजनीति के साथ है। अगर हम दोनों का कटाव भारत की राजनीति के साथ है, इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ यह होता है कि इस देश के नीति निर्माण के साथ हमारा कटाव हो गया। यानी हम भविष्य के लिए अपने देश को कैसा चाहते हैं, इसकी नीति के निर्माण में हमारा कोई भी योगदान नहीं है। और अगर हमारा कोई योगदान अपने देश की राजनीति और नीति के निर्माण में ही नहीं है तो हम भविष्य के निर्माता हुए कैसे? हम तो अपनी भूमिका ही नहीं निभा पा रहे हैं। यानी अगर हमें अपनी भूमिका निभाना है
तो निश्चित तौर पर राजनीति में होना पड़ेगा। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य आपको अलाउ करेगा नहीं कि आप इसमें घुस पाइए, क्योंकि ये चक्रव्यूह है, ना इसमें घुसने का रास्ता तय है, ना बाहर निकलने का रास्ता तय है। तो इसलिए अपने आप में आत्मनिर्भरता के आधार पर बढ़ते हुए भारत के भविष्य को एक सही दिशा में ले जाने के लिए संकल्प के साथ हमने युवा वाहिनी भारत की स्थापना की। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने सुना है कि आपका जो युवा वाहिनी भारत है ये अलग अलग उसमें भी सिटीज में भी आ चुका है, शहरों में भी आ चुका है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। 15 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि के शुभ अवसर पर जब पहले दिन कलश स्थापना हो रही थी, तब हमने भी इसकी कलश स्थापना की थी। अरे वाह। और ईश्वर की कृपा से, माँ शक्ति की कृपा से आज की तारीख में जब मैं और आप बैठ करके बात कर रहे हैं तो पूरे भारत के 51 जिलों में और 7 प्रदेशों में इसका विस्तार हो चुका है। कई ऐसे प्रदेश हैं, लगभग 4 ऐसे प्रदेश हैं जहां हमारी टीम का निर्माण हो चुका है, परंतु वो इस स्थिति में नहीं है कि उसे प्रादेशिक इकाई घोषित किया जाए। आने वाले समय में वो हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं है, इस समय पे नहीं है। यानी अगर हम मोटा मोटी कहें तो 11 राज्यों में हम काम कर रहे हैं, 7 राज्यों में व्यापकता के साथ काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश उनमें से एक ऐसा राज्य है जहां पे तो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, जिसका उदाहरण आज आप लोगों ने भी देखा होगा। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जितना हम लोगों ने अभी आपके उसमें सुना था, अभी हम लोग जो आप इवेंट पे गए थे, तो आप थोड़ा सा उसको दोहराइए, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताइए कि युवा वाहिनी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है और आप लोग ऑन ग्राउंड क्या क्या कर रहे हैं, ताकि और भी जो युवा है वो मतलब आकर्षित हो पाए और समझे कि ये है क्या। जब हमने युवा वाहिनी की स्थापना की तो वहां पे सबसे बड़ा एक जो प्रश्न था वो ये था कि हम इसका प्रचार करें तो करें कैसे। ठीक है, तो जो सिद्धांतों में हमने हमेशा से पढ़ा है वो ये था कि विचार को प्रचार की आवश्यकता नहीं होती है। विचार यदि महान होता है तो उसका प्रचार प्रसार स्वयं होता चला जाता है, परंतु वो करने के लिए जमीनी स्तर पे कुछ करना आवश्यक था। तो जब हमने निर्धारण करना शुरू किया कि किस आधार पे हम काम करना शुरू करेंगे, तो फर्स्ट स्टेज प्लानिंग जो हमारी हुई कि हम कैसे आखिर कदम रखें इस समाज को परिवर्तित करने में। विशेषतः हमारा लक्ष्य तो राष्ट्र का निर्माण था। राष्ट्र के निर्माण की शुरुआत होती कहां से है? वो होती है एजुकेशन से। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी कहा था कि एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ टाइग्रेस, हुएवर ड्रिंक्स स्टार्ट्स रोअरिंग। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीना शुरू कर देता है वो दहाड़ना शुरू कर देता है। तो शैक्षणिक स्तर पे बदलाव करने आवश्यक थे, इसलिए जो पहला हमने लक्ष्य रखा वो था एजुकेशन का। फिर हमारे दिमाग में आया कि एक ऐसी क्या हम विचारधारा बना सकते हैं, क्या एक ऐसा हम रोड मैप बना सकते हैं जो एजुकेशन से शुरू होकर इंपावरमेंट तक लोगों को लेकर के जाए। तो हमने E5 को अपना पहला लक्ष्य घोषित किया। E5 ई से शुरू होने वाले वो 5 शब्द हैं जो अपने आप में विकास का रोड मैप है। सबसे पहला उसमें आता है एजुकेशन। जब व्यक्ति शैक्षणिक रूप से मजबूत होता है, उसके आगे आता है एंटरप्रेन्योरशिप, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। सरकारी नौकरियों के आश्रय प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्र बाहर हो जाएगा, आप 40 साल की उम्र के युवा बन के रह जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकते। इंटरप्रेन्योर करेंगे तो आपके रूप में, जेनजी कास्ट के रूप में मेरे जैसे व्यक्ति को सामने बैठा करके बातचीत कर सकते हैं। यह है एक नया तरीका, यह नए भारत का नया तरीका है। तो हमने दूसरे लक्ष्य के रूप में एंटरप्रेन्योरशिप किया। जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप इंक्रीज करेगा। एम्प्लॉयमेंट का अर्थ सरकारी नौकरी नहीं होता, चपरासी बनना एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट का अर्थ होता है जब आप कोई भी ऐसा कार्य करें जिसमें आपको रुचि हो और वो अर्थव्यवस्था को जनरेट कर पा रहा है, तो मेरे हिसाब से वो एम्प्लॉयमेंट है। वो भले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, वो एम्प्लॉयमेंट हो, वो अलग बात हो जाती है। अगर आप चाय बहुत अच्छा बना लेते हैं तो आप MBA चाय वाला बन के 1000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर सकते हैं। ये भारत उसका उदाहरण रह चुका है। बिल्कुल। जब आगे बढ़े तो हमारा लक्ष्य था इकोनॉमिकल ग्रोथ। जैसे ही व्यक्ति इंटरप्रेन्योर होगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ का कहीं से भी प्रश्न रह नहीं जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। और समाज में हमने सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले यही पढ़ा था, जब 9वीं कक्षा में 4 सब्जेक्ट्स बट गए थे, चारों सब्जेक्ट्स, तो ये बताया गया था कि व्यक्ति या समाज या राष्ट्र सबसे पहले शैक्षणिक रूप से प्रबुद्ध बनता है। जब शैक्षणिक रूप से बनता है तो सामाजिक रूप से बनता है, जब शैक्षणिक रूप से बनता है तो आर्थिक रूप से बनता है, आर्थिक रूप से बनता है तो सामाजिक रूप से बनता है, सामाजिक रूप से प्रबुद्ध बनता है तो राजनीतिक रूप से बनता है। भारत उसका अपने आप में उदाहरण है। 2014 और 2019 के भारत में अगर सबसे बड़ा व्यापक परिवर्तन किसी चीज में आया तो वो था हमारी शिक्षा दर में। शिक्षा की दर बढ़ी तो आर्थिक तौर पे भी हम समृद्ध बने, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने तो 2019 से 11 साल पहले मुंबई पे मुंबई अटैक हुआ था, 26/11 का हमला हुआ था। तो हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर के बोले थे कि ओबामा जी हमें बचा लीजिए, कोई आया और हमें मार करके चला गया। 2019 में
जब पाकिस्तान हम पर हमला करता है पुलवामा में, तो हमारे देश, चूंकि हम शैक्षणिक रूप से भी प्रबुद्ध थे, सामाजिक रूप से भी थे, आर्थिक रूप से भी थे, तो राजनीतिक रूप से प्रबुद्धता का क्या उदाहरण होता है? जब भारत पाकिस्तान को मारता है, भारत का सैनिक अभिनंदन के रूप में पाकिस्तान के कब्जे में रहता है, तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री वहां की संसद में आकर के बयान देते हैं कि तुम्हें खुदा का वास्ता है, अभिनंदन को छोड़ दो, वरना रात 9 बजे भारत अटैक करने वाला है। ये होता है राजनीतिक प्रबुद्धता का परिणाम। लेकिन इसका रास्ता किधर से गुजरा? वो शैक्षणिक रूप से मजबूत हुए, फिर सामाजिक रूप से हुए, आर्थिक रूप से हुए, तब राजनीतिक रूप से प्रबुद्ध हुए। और ये तभी हो सकता था, इसीलिए हमने ये रास्ता चुना। और जब ये सारी चीजें चारों ई अपने आप होंगे, तो इंपावरमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है, इंपावरमेंट अपने आप होता चला जाता है। देखिए आज भारत भी इंपावर्ड नजर आता है, वही यूथ्स को करने की आवश्यकता है। तो जब हम E1 से E5 के सफर को तय करेंगे, जो कमियां रह जा रही हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जब कमियों को पूरा करते हुए E5 के सफर तक पहुंचेंगे, भारत अपने आप में युवाओं के नेतृत्व में, युवा वाहिनी के नेतृत्व में एक शक्ति संपन्न राष्ट्र बन चुका होगा। बिल्कुल। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कि युवा वाहिनी क्या है, तो मैं आपसे सवाल पूछा था कि प्रयागराज में भी हो रहा है और काफी सिटीज में भी हो रहा है। तो आज ही की बात है कि प्रयागराज में भी इसका एक यहाँ पे इवेंट हुआ था। तो ये आज जो प्रयागराज के लोगों ने आपको ट्रीटमेंट दिया था, जो आपकी प्रयागराज की टीम ने किया था, वो आप आज का कैसा लगा आपको पूरा? देखिए प्रयागराज की टीम में तो विशेषता मैं आपके श्रोताओं को भी बता दूं कि प्रयागराज के हमारे अध्यक्ष अभय शुक्ला जी हैं, वर्तमान में विश्वविद्यालय के छात्र हैं, और जिस प्रकार का स्वागत किया, अपने आप में अतिथि देवो भव की परंपरा उसमें से झलक रही थी। उसको शायद शब्दों में बांध पाना मेरे लिए भी संभव नहीं है। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये प्रयाग नगरी, जिसे अपने आप में किसी भी शब्द में अनेक कालखंड में अनेक लोगों ने गढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु आज भी नए शब्दों को लेके आइएगा तो प्रयाग को कई शब्दों में गढ़ा जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह जो आपने पूछा कि सत्कार कैसा लगा, तो सत्कार बिल्कुल वैसा ही था। साथ ही साथ इस बात पे विश्वास हो गया कि स्वामी विवेकानंद जी ने 100 वर्षों पहले अपने देहावसान से 1 वर्ष पूर्व कहा था कि मैं देख सकता हूं कि भारत माता अपनी दिव्य आभा के साथ प्राचीन शक्ति से युक्त होकर संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए पुनः सिंहासनारूढ़ होने जा रही हैं, और वो समय सिर्फ 1 शताब्दी दूर है। ये उनका वक्तव्य था। आज प्रयाग में आकर के ये विश्वास हो गया कि उन्होंने गलत नहीं कहा था। नेतृत्व की कोई कमी नहीं है, बस सही दिशा दिखाने की जरूरत है। बहुत जल्द वो सत्य होने वाला है। बिल्कुल। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे युवा वाहिनी की बात की है। तो जैसे कि आप जैसे कि आप बिहार से हैं, तो बिहार में आप को जैसे जिस भी जगह से आप आए होंगे, तो वहाँ पे आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से आपको लगता होगा कि बिहार में ये चीज़ें करना है जरूरी? देखिए, जब बिहार की राजनीति की हम बात करते हैं, तो बिहार की राजनीति अपने आप में जैसा उसका एक स्ट्रक्चर भारत अन्य क्षेत्रों से देखता है, एक दूषित राजनीति है, जहां पे बिहार की राजनीति को स्कैम्स के नजरिए से देखा जाता है, केवल घोटालों के आधार पर तय किया जाता है। कुछ हद तक ये सत्य भी है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसको चाह करके भी हम उस दाग को धो नहीं पाएंगे आने वाले भविष्य के रूप में। और वही कारण है कि वर्तमान बिहार की राजनीति में समस्याएं ऐसी ऐसी उत्पन्न हो चुकी है। हमारे बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, नीतियां उसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी हैं। जब आप नीतियों को जाकर के देखेंगे, नीतियों में कोई कमी नहीं है। जब लोग कहते हैं कि मुझे बिहार बदलना है, तो मैं कहता हूं बिहार बदलना नहीं है, बिहार में नीतियों को केवल इंप्लीमेंट करवा देना है। हमें वैसा नेता नहीं चाहिए जो आकर के बहुत ज्यादा ये करे कि हम ये करके रख देंगे, वो करके कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीति बहुत सही बन रखी है, केवल उसको इंप्लीमेंट सही तरीके से करा देना है। पहला समस्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। दूसरी समस्या है शिक्षा व्यवस्था की। शिक्षा व्यवस्था बहुत ही आइडियलिस्टिक तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है हमारे बिहार में विशेषता। मुझे ऐसा लगता है कि आदर्शवाद केवल शब्दों तक ही सीमित रहे तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। आदर्शवाद 9वीं कक्षा के एनसीईआरटी के किताब के हिस्ट्री में वो पहले चैप्टर जो हमने फ्रांसीसी क्रांति के रूप में पढ़ा था, जहां फेडरिक सराइयों के उस चित्र का उल्लेख है कि यूटोपिया कैसा होता है, उसमें ये भी मौजूद है, उसमें वो भी मौजूद है। तो मुझे लगता है आदर्शवाद वहीं तक सीमित है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में हम बहुत ज्यादा अति आदर्शवादी होने जा रहे हैं, इसलिए शिक्षा व्यवस्था थोड़ी वहां पे गड़बड़ा चुकी है। मैं स्कूलों की बात कर रहा हूं। ऊपर जाइएगा तो स्थिति इतनी खराब है विश्वविद्यालयों में विशेषतः सेमेस्टर लेट चल रहे हैं, ईयर लेट चल रहा है, कहीं कुछ समस्या है, मार्किंग सिस्टम सही नहीं है। दूसरी चीज जो तीसरा बात है वो ये सबसे विचार करने योग्य बात है। एक अभी कुछ दिनों पहले एक बड़ा विषय वहां पे हुआ था छात्रों के मार्क्स को लेकर के, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के।
मेरा ऐसा मानना है कि हम किस स्तर तक सरकार का विरोध कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम सरकार का विरोध न करके सरकार का अगर समर्थन करें इस आधार पे कि सरकार क्या हमें वो सारी चीजें उपलब्ध करा सकती हैं जो हमें जरूरत के रूप में सबसे आवश्यक है इस समय पर, उस स्थान पे जाकर के सरकार पीछे रह जाती है। जैसे हमें क्वालिटी लेक्चरर्स की आवश्यकता है, हमें क्वालिटी प्रोफेसर्स की आवश्यकता है। अच्छा, इससे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भी रिसेंट में ही यहाँ पे बिहार में बहुत सारी नौकरियां निकली हैं अभी रिसेंटली, तो उस पे आपका क्या विचार है? मैं उस पॉइंट पे आता हूँ, ये वाला पॉइंट खत्म करके। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉलेजेस में जो प्रोफेसर्स हैं, मैं किसी के ये विश्वसनीयता पे प्रश्न नहीं उठा रहा, किसी के टैलेंट पे प्रश्न नहीं उठा रहा, ये मेरा निजी विचार है। इससे अगर कोई असहमत है तो मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा अपना एक विचार है। वही विद्यार्थी जो अपने महाविद्यालय में अपने वो प्रोफेसर से नहीं सीख पा रहा है अपने उन पाठ्यक्रमों को, वही यूट्यूब पे जाके वीडियो देख करके समझ ले रहा है। पॉइंट, कमी कहाँ पर है? कमी या तो उन प्रोफेसर्स में है आने में, कमी या तो फिर उस सिस्टम में है जो प्रोफेसर्स को तय कर रहा है कि ये व्यक्ति प्रोफेसर होगा, या तो फिर कमी सिस्टम में ही है कि तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि किसको प्रोफेसर बनाना है और किसको नहीं बनाना है। हाँ, ठीक है, यानी हमारे पास वो सारे संसाधन उपलब्ध है कि हम अच्छे प्रोफेसर्स को सही जगह ला सकते हैं। हो सकता है ये एक समस्या का विषय हो कि हम उन प्रोफेसर्स को उनकी काबिलियत के अनुसार पे नहीं कर रहे होंगे। बड़ा विषय है ना। बिल्कुल। अगर हम बड़ा चॉकलेट खरीदने जाएंगे तो उसके लिए बड़ा पैसा लगेगा, 1 रुपए वाला जाएंगे तो उसके लिए 1 रुपए लगेगा। हम सोचें कि 1 रुपए में हम बड़ा वाला चॉकलेट लेके चले आए, वो हो नहीं सकता। मेरा मानना है कि ये आपके श्रोताओं के बुद्धि और विवेक पे छोड़ देना चाहिए इस प्रश्न के उत्तर को, कि बिहार में प्रोफेसर्स के खराब व्यवस्थाओं की कमी सरकार के स्तर पे हो रही है, प्रोफेसर्स के स्तर पे हो रही है, या फिर पेमेंट के स्तर पे हो रही है। अगला प्रश्न जो आपने कहा था, मैं एक बार उसका उत्तर दे दूं कि बिहार में अभी वर्तमान में बहुत सारी नौकरियां दी गई। एक व्यक्ति का उदाहरण है, मैं उन व्यक्ति का बिल्कुल भी जिक्र नहीं करना चाहूंगा इस जगह पे, क्योंकि वो होना नहीं चाहिए। नो ऑफेंस टू एनीवन। बिल्कुल। उन्होंने एस्टेट की परीक्षा दी थी 2011 में, उनका रिजल्ट आया 2012 में, उनको नियुक्ति पत्र मिला 2022 में, और अब जाके बीपीएससी से वो शिक्षक बने हैं 2023 में। मेरा प्रश्न ये है कि इतने सारे वर्षों में व्यक्ति तो एक ही बैठे थे। जो व्यक्ति 2011 में अपना रिजल्ट लेकर के आया, क्या सरकार 2011 से 2023 तक का उसका सैलरी देगी? नहीं देगी। 2011 से आप उन वैकेंसीज को बचा करके लेके चले आ रहे थे, 2023 में सडनली आपके स्कूलों में वैकेंसीज निकलने लगी और 2023 तक सब लोग रोजगारमय थे। अपने आप में ये प्रश्न है ना, अगर रोजगारमय थे तो फिर किसी को आवश्यकता ही नहीं होती रोजगार की। इसका मतलब आप इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि हम जब रोजगार दिए उससे पहले तो यहाँ पे राम राज्य चल रहा था, यहाँ पे किसी को रोजगार की आवश्यकता नहीं थी, और डायरेक्टली हम रोजगार और कहाँ देने लगे? केवल शिक्षकों को नौकरी, और किसी सेक्टर में नौकरियों की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि बाकी सेक्टर्स इतने बढ़िया हैं हमारे बिहार के कि और कोई आवश्यकता नहीं है नौकरियों की। और यही कारण है कि एक ही भागलपुर का पुल 2 बार ढह जाता है। उद्घाटन से पहले 2 बार वो पुल ढह चुका है। प्रश्न होना चाहिए, इन प्रश्नों से नहीं बचा जा सकता। अच्छा, काफी सारे लोग जो है इन चीजों को अब सोशल मीडिया पे लाते हैं सरकार तक पहुंचने की, क्योंकि एक आम आदमी के पास एक यही चीज है सरकार तक पहुंचने के लिए कि उसको सोशल मीडिया पे लेके आते हैं, तो काफी सारे एक्शन भी उनके ऊपर लिए जाते हैं। तो क्या वो सही है? देखिए, मेरा मानना है कि हर चीज एक मर्यादा की सीमा में रह करके होना चाहिए। मर्यादाओं की, सीमाओं की, लक्ष्मण रेखाओं को लांघने के बाद रामायण का युद्ध होता है, ये हम सब जानते हैं। पत्रकार बंधु जितने भी हैं हमारे, मेरा विशेष अनुरोध है कि भाई आपका कार्य है फैक्ट्स एंड फिगर्स को जनता के सामने रखना। अगर आप नैरेटिव रखना शुरू कर देंगे तब आप पत्रकार से पत्तलकार बन जाते हैं। आपको अपने ऑक्यूपेशन के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही आपकी देवी समान है, आप उसी से सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरा नहीं मानना कि उसका अपमान आपको स्वयं करना चाहिए। अगर कोई करता है तो वो गलत करता है। अगर इसके बावजूद यदि मर्यादाओं की सीमा में वो लोग रहते हैं, सरकार अपने स्तर से गलत करती है, तो निश्चित तौर पे फिर वो सरकार तानाशाही रवैये को अपना रही है। कई मामलों में कई लोगों के ऊपर एनएसए लगाया गया, बाद में कोर्ट के द्वारा उसको हटा दिया गया।
यह अपने आप में इस बात की पुष्टि करता है कि शायद सरकार के द्वारा उठाया गया कदम बदले की रवैये के साथ लगाया गया था और भारतीय राजनीति गवाह रह चुकी है। इस देश ने आपातकाल के काले अध्याय को भी जिया है। तो इस बात में कहीं से भी दो राय नहीं है कि राजनीति द्वेष के भावनाओं के साथ पत्रकारों से और उन विशेषता उन व्यक्तियों से जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके साथ गलत करती है, जो नहीं होना चाहिए। परंतु कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि कंटेंट क्रिएटर्स भी अपनी सीमाओं को लांघ जाते हैं, जो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलतियां दोनों तरीके से होती हैं। एक तरफ से कोई गलती नहीं करता है, एक तरफ से ताली भी नहीं बजती। अच्छा भैया, ये देखिए न्यूज़ में भी आ रहा है कि अब नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे रहे हैं। अब इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बिहार में हम लोग को देखने को मिल रही है, काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, तो इसमें आपका क्या देखने का? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो आपका जो युवा वाली चीज़ है, जो आपका युवा वाला प्रोस्पेक्टिव है, वो लोगों को देखने को मिले कि एक युवा क्या सोच रहा है इस बात पे। तो वो आप अपने विचार रखिए। मेरा ऐसा मानना है, अगर इसको सार्कास्टिक वे में लें तो बिहार के लोग कहते हैं अगर नीतीश शाह पलट नहीं रहे हैं तो ये न्यूज़ है, अच्छा पलट रहे हैं तो ये न्यूज़ नहीं है। ओके। लेकिन थोड़ा सीरियस नोट पे जब हम बात करें तो मेरा मानना है कि इनस्टेबिलिटी फैमिली में हो, समाज में हो, राज्य में हो या राष्ट्र में हो, कभी भी हानिकारक ही होती है। एक बहुत छोटा सा और बहुत बड़ा सा एग्जाम्पल है, अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रभु श्री राम अयोध्या छोड़ के गए ही क्यों थे? घर में इंस्टेबिलिटी हुई थी, तो भगवान अपना घर छोड़ के चले गए थे। ये अपने आप में एक लाइन को समझिए, कितनी बड़ी बात है इसमें। बिल्कुल, कि भगवान अपना घर इसलिए छोड़ के चले गए क्योंकि घर में कलह थी, घर में इंस्टेबिलिटी थी। भगवान इंस्टेबिलिटी में वास कर नहीं सकते, और अपने आप में लक्ष्मी की देवी भी स्वयं उसी नारायण की पत्नी है। वो भी अयोध्या छोड़ के चली गई थी। वनवास पे राम थोड़ी गए थे, बिल्कुल। राम के साथ तो माँ श्री भी गई थी। भाई गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे। और माँ श्री अगर गई थी तो किस स्थिति में गई थी? जब घर में कलह हुआ था, घर में इंस्टेबिलिटी हुई थी। अब हमारे बिहार को अगर आप अपना घर मान रहे हैं, बिहार में इंस्टेबिलिटी है, तो आर्थिक तौर पे माँ लक्ष्मी का कभी आशीर्वाद मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। कभी माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिला होता तो इंस्टेबिलिटी होती ही नहीं। और यही कारण है कि जब माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो नहीं पा रहा, तो बिहार की राजनीति, बिहार का समाज और बिहार की अर्थव्यवस्था अपने आप में अनस्टेबल होती चली जा रही है। और उसी के परिणाम स्वरूप ये जो हमें देखने को मिल रहा है कि नीतीश जी कभी उधर पलट गए, कभी इधर पलट गए, ये सारे उसी के परिणाम हैं। आपने देखा होगा विधानसभा और विधान परिषद में नीतीश जी का एक बयान बड़ा शर्मनाक वायरल हुआ था, हम सब ने सुना। माँ सरस्वती के ही आशीर्वाद से हुआ। और जब जब भगवान और ईश्वर का आशीर्वाद किसी क्षेत्र से उठना शुरू हो जाता है, ये संकेत अपने आप में बहुत गलत होते हैं। अपने आप में अंधकार के युग का ये प्रमाण होता है। बिहार वर्तमान में उसी अंधकार के युग में जी रहा है। परंतु अटल जी की वो पंक्ति याद करिए कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा। बिहार वो प्रदेश है जहां उगते सूर्य को भी प्रणाम करते हैं, डूबते सूर्य को भी प्रणाम करते हैं, परंतु पहले डूबते सूर्य को प्रणाम करते हैं, अगली सुबह में पहली सूर्य की किरण के साथ उगते सूर्य को प्रणाम करते हैं। इसलिए अभी यदि डूबते सूर्य को हम प्रणाम कर रहे हैं तो इतना समझ लीजिए कि आजादी के अमृत काल के इस अमृत समय में अपने आप में उगने वाला सूर्य भी कहीं ना कहीं इंतजार अवश्य कर रहा होगा। बिल्कुल जी। अच्छा, बिहार की तो हम लोगों ने थोड़ी सी बातें कर ली है, अब इसके आगे भी बात करेंगे, पर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हम लोग आपके बारे में और थोड़ा सा जाने। आपने कैसे स्टार्ट किया पॉलिटिक्स में, कैसे इंटरेस्ट आया पॉलिटिक्स में, या फिर बचपन से क्या अभी तक की स्टोरी है, वो हम लोग सबसे पहले पूछेंगे। बचपन से अगर मैं बहुत डिटेल में चलूँ तो एक अच्छे खासे स्टूडेंट के रूप में जाना जाता था अपने विद्यालय में। लगभग क्लास 5 से लेकर के क्लास 10th तक क्लास का टॉपर रहा। अरे वाह। तो उस क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट के कैटेगरी से आता हूँ जो क्लास 10th में गया तो चंद्रयान 2 लॉन्च हो रहा था, और मन में एक भावना जगी। कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल माइंडसेट का बीज बहुत पहले रखा जा चुका था नरेंद्र मोदी जी को देख करके। ओके मैं तो ऐसा कह सकते हैं कि वो आपके आइडियल हैं? आइडियल कह सकते हैं, या फिर इंस्पायर हुए थे उनसे? इंस्पिरेशन कह सकते हैं। आइडियल कहना सही नहीं होगा। मेरा मानना है आइडियल से ज्यादा वो मेरी इंस्पिरेशन है। ओके। तो उनसे इंस्पायर्ड होकर के जब वो जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये पहली बार सार्वजनिक मंच पे बता रहा हूँ, जिस दौर में नरेंद्र मोदी जी को मैंने पहली बार देखा था, सुना था,
उस समय नरेंद्र मोदी जी के साथ कनेक्ट करने का एक बहुत बड़ा कारण था, मेरा परिवार आर्थिक तौर पे बहुत ही उस समय पिछड़े हुए कालखंड से हम लोग गुजर रहे थे। इंस्टेबिलिटी थी मेरी फैमिली में आर्थिक दृष्टिकोण से। जी। मेरे पिताजी बहुत मेहनती थे, व्यापार किया करते थे। मेरी माताजी एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका हुआ करती थी, तो आर्थिक तौर पे घर में स्टेबिलिटी थी। लेकिन जब मैंने पहली बार सुना कि इस देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी माँ कभी बर्तन माजा करती थी, तो मुझे उस बात से इंस्पिरेशन मिली कि जीवन में सफल होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप बड़े फैमिली में जन्म लें, क्योंकि कई बड़े फैमिलीज में भी लोग जन्म लेते हैं जिनके पिता भी प्रधानमंत्री हो, दादी भी प्रधानमंत्री हो, उनके पिता भी प्रधानमंत्री हो, फिर भी एमपी बन के रहने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। और कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन माजा करती थी और वो पहली बार संसद पहुंचता है तो सीधे बतौर प्रधानमंत्री पहुंचता है। तो वो इंस्पिरेशन मेरे दिल में कहीं ना कहीं राजनीति को देख करके और नरेंद्र मोदी जी को देख करके दिल में बैठ गई थी। एक बाल मन में कुछ अंदर बैठ चुका था बीज के रूप में। भले उसने वृक्ष का रूप तब लेना शुरू किया नहीं था, लेकिन एक अलग तरीके से माइंडसेट तो बन चुका था। फिर बीच के समय में पढ़ाई वढ़ाई में व्यस्त हो गए। घर में केवल एक ही चीज सिखाई जाती है कि बेटा देखो, अगर हम पढ़ नहीं पाए तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ये हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड है और हम तुम्हें ऐसा भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे कि तुम चाहोगे कि भाई हम इस क्षेत्र में चले जाएं। क्रिकेट में मेरी बहुत जबरदस्त रुचि थी। फैमिली के जो लोग थे हमेशा पूछते रहते थे कि अब क्रिकेटर बनोगे तुम, हम बोलते थे कि हाँ हाँ देखा जाएगा। तो मेरी माता जी कहती थी कि 10th के बाद तुम 10th पढ़ लो, उसके बाद तुमको पटना भेजेंगे क्रिकेट खेलने के लिए। खैर ये अधूरा ही रह गया सपना, वो अलग बात है। तो हमने 10th किया। 10th में गए तो चंद्रयान 2 से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया। तो हमें लगा कि जब लाइफ के लिए अगर हमें करना है तो कौन सा निर्णय लिया जाए इस पथ पे। हम चंद्रयान 2 से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, तो हमने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने का सोचा और 11th में हमने जेई मेंस की तैयारी करनी शुरू की। जब हम जेई मेंस की तैयारी करने 11th में गए तो शायद नियति ने ही तय कर रखा था कि वो हमें करने नहीं देना है। हम वहां गए बहुत सीधे साधे स्टूडेंट जिसने आज तक अपने लाइफ में कभी भी इनबैलेंस देखा नहीं था। 11th क्लास में पहला चैप्टर जो था वो तो गुजर गया सही तरीके से, दूसरा भी गुजर गया। जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर पे पहुंचे फिजिक्स में, तो हमें ऐसा लगा कि भैया देखो ऐसा है कि 9th के ग्रेविटेशन में और 11th के ग्रेविटेशन में वही अंतर है जो आज की बीजेपी और आज की कांग्रेस में है। ये तो मोमेंट हो गया। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, धीरे धीरे कहाँ हम गए थे IIST तिरुवनंतपुरम से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग करने। बाद में हमें NSIT पटना भी बहुत अच्छा लगने लगा। और जब 12th किए 11th में ही थे तो हमारे पटना में बाढ़ आ गया। थर्मोडायनेमिक चैप्टर जब चल रहा था। अच्छा। यानी मेरा जब जब उड़ान करने का समय होता था एक ब्रेक लग जाता था इंजीनियरिंग के फील्ड में। तो थर्मोडायनेमिक्स चौपट हो गया। फिर एक सिरे से पढ़ाई शुरू की हमने। मैं अक्टूबर की आपको बात बता रहा हूँ। फिर पढ़ाई अभी शुरू की थी, फॉर्म में आई थे। आपको भी पता है जेई मेंस के लिए आपको भाई डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। आप एक दिन मिस करोगे आप एक्सपोनेंशियली पीछे जाओगे। हम जैसे ही अभी स्टेबल होना शुरू हुआ, जनवरी में मेरा तबीयत खराब हो गया और लगभग 15-16 दिन हम हॉस्पिटल में रहे। अच्छा, उसके बाद उतने हॉस्पिटल वाली तबीयत खराब हो गई? जी, बहुत जबरदस्त तरीके से। फिर जैसे ही हमने फिर शुरू किया, अभी फरवरी शुरू होने वाला था, तब तक पूरे देश में कोरोना की एक लहर चलने लगी और सब लोग घर में अपने रह गए। उसी बीच मेरे घर वालों का एक ये था कि इंजीनियरिंग अगर करना है तो हमारे मामा जी उस समय अमेरिका में थे। तो हमने सोचा कि अमेरिका से इंजीनियरिंग करें, क्योंकि उनसे अभी हम इंस्पायर्ड होते रहते थे, तो वो बातें होती रहती थी। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ का भी प्रबंध बहुत बेहतर है। अगर आप चाहें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना तो ये भी एक बेहतर विकल्प है कि आप वहां के मुकाबले यहाँ आ जाए, यहाँ टेक्नोलॉजी बेटर है। इस माइंडसेट से कभी मैं नहीं था कि मैं जाके अमेरिका में नौकरी करूंगा। इस माइंडसेट से था कि अगर उनके पास टेक्नोलॉजी में कुछ ज्यादा बेटर है हमसे, सीख के आ जाते हैं, अपने देश का भला करेंगे। तो इस लक्ष्य के साथ हमने सोचा कि चलो भाई चलते हैं। फॉर्म हमने जिस दिन भरा उसी दिन देश में लॉकडाउन हो गया। जिस दिन हमने 11th में फॉर्म भरा सेट का, उसी दिन देश में लॉकडाउन हो गया। और दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उस तरीके से हमारा करियर था बन नहीं सकता था तब से, क्योंकि 12th हमारा डिस्टर्ब था। 12th में हमने फाइनली NSIT पटना में एडमिशन लिया, जो वहाँ का एक प्राइवेट कॉलेज है। कोई ये नहीं समझ सकता है आपके श्रोताओं की जेई हम क्लियर कर नहीं पाए थे, क्योंकि जेई में हम अपीयर ही नहीं हुए थे। सो हम असफल नहीं है। हमने तीर चलाया ही नहीं तो सफल कैसे होता? बिल्कुल वो असफल नहीं माना जाएगा। हमने वहीं से अपनी पढ़ाई शुरू की। वो एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पे हम लक्ष्यहीन थे। उसी समय हमारे विद्यालय की भी हमने स्थापना कर रखी थी और वही एक कारण था कि हम बिहटा में ही रुके, क्योंकि हमें विद्यालय भी संभालना था, हमें अपने कॉलेज लाइफ को भी संभालना था। हम 2 नाव पे एक साथ सवारी करने के लिए तैयार थे। तो मेरा मानना था कि अगर हम कॉलेज करके अपने
आत्मनिर्भरता के मार्ग पे बढ़ते हैं तो ये ज़्यादा बेटर है। पारिवारिक बैकग्राउंड भी उसी तरीके का था, घर वालों को भी कोई समस्या नहीं थी, हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ते चले गए। अपना विद्यालय भी चल रहा था, कॉलेज भी चल रहा था। कॉलेज में कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिसने व्यक्तिगत रूप से मेरा निर्माण किया। कुछ Okay, बताइए, जिसको- क्या हुआ? नहीं बताया नहीं जा सकता ना सारी अच्छा चीजें। अच्छा हजार शब्दों से ज्यादा मेरी खामोशियां सब कुछ बयां करेंगी। ये प्रधानमंत्री जी ने कभी कहा था, मनमोहन सिंह जी ने, तो समझ लीजिए कुछ हुआ था कॉलेज में वैसा। क्या कैमरे के बाद नहीं नहीं, देखिए उस तरीके का कुछ नहीं था। अच्छा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की लड़ाई हमारे कॉलेज में थी। माहौल ठीक नहीं था कॉलेज का। ओके जब कॉलेज में गए तो बहुत सारे तरीके से डिस्टर्ब भी हमको किया गया, परंतु वो कहा जाता है ना कि जब कोयले को आप आग में रखते हैं तो वहीं वो हीरा बनता है। और कहीं ना कहीं एक हीरे का निर्माण उसी कॉलेज से शुरू हुआ। मैं धन्य हूं कि ईश्वर की कृपा से मुझे एक ऐसे कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल रहा है जिसका नाम नेताजी के नाम पे है। आपने पूछा था ना कि आपका आइडियल कौन है, जी, तो अब आते हैं आपके प्रश्न के उत्तर। तो मेरा आइडियल विशेषता नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी है। जिस व्यक्ति को इस छोटा सा एक बात जरूर बोलूंगा कि जिस व्यक्ति को इस देश की सबसे बड़ी तात्कालिक पार्टी ने और विश्व के सबसे महानतम नेता तत्कालीन महात्मा गांधी जी ने भी नकार दिया था कांग्रेस से कि तुम्हारी जीत मेरी व्यक्तिगत हार है, और वहां से वो व्यक्ति कांग्रेस छोड़कर गया, अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, आगे चल के आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया और अखंड भारत के आखिरी प्रधानमंत्री के रूप में वो व्यक्ति ने काम किया। उस व्यक्ति के योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता। और कई कहानियां तो ये भी कहती हैं कि आजादी के बाद भी वो जीवित थे, और अगर उस पर विश्वास किया जाए तो भारत इसलिए वापस नहीं आए क्योंकि भारत में इंस्टेबिलिटी हो सकती थी। एक व्यक्तित्व का इससे महानतम उदाहरण भारत छोड़िए विश्व की राजनीति में नहीं मिलेगा। जहां एक कुर्सी के लिए सभी प्राण गंवाते हैं, वहां एक व्यक्ति ने अपने प्राणों को गंवा दिया। ऑन पेपर शायद शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, शायद ऑन पेपर अपने प्राणों को गंवा दिया कि देश में इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, वरना योग्यता के नजरिए से देखिएगा तो पूरे 20वीं सदी में उनसे महान कोई लीडर पैदा नहीं हुआ था। बिल्कुल। फिर वहीं से मेरा कॉलेज लाइफ आगे बढ़ा और ईश्वर की कृपा से एक दिन पार्लियामेंट में जाने का अवसर मिल गया। और जब पार्लियामेंट में जाने का अवसर मिला तो वो एक जबरदस्त सीनरी था। कॉलेज में रहते रहते मेरा मानसिक तौर पे परिवर्तन आ चुका था, यूपीएससी की तरफ मैं बहुत टिल्ट हो चुका था। और जब मैं यूपीएससी की तरफ टिल्टेड था तो मुझे लगा कि सही जगह से तैयारी करनी चाहिए। अवध ओझा सर को हम सभी जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल इस दौर के तो वो भाई व्यक्तित्व हैं, एक लेजेंडरी टीचर है, लेजेंडरी टीचर है। और अवध ओझा सर की एक पंक्ति मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत सही बात बोलते हैं, भले आप उसको माने ना माने, सार्कास्टिक वे में ले लें या सीरियस वे में ले लें, वो अपने आप में ब्रह्म वाक्य है। वो कहते हैं कि मैं एक बार बचपन में मैंने किसी को शायद लव लेटर दे दिया था, तो जब उन्होंने लव लेटर दिया तो वो लव लेटर पकड़ा गया, तो प्रिंसिपल ने उनको ऑफिस में बुलाया। तो जब उन्होंने ऑफिस में बुलाया तो प्रिंसिपल उनको डांटने लगे कि ये क्या कर रहे हो, ये तरीका ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना ये क्रॉस निकाला और कहा कि यहाँ तो लिखा है लव इज गॉड, तो प्रेम करना तो इसका मतलब ईश्वर के बराबर है, तो आप कहिए ये गलत लिखा हुआ है। तो जब सब लोग वहां से चले गए तो उनके प्रिंसिपल ने उनको एक बात कही थी कि देखो अवध, तुमने एक गलती की, गलती ये की तुमने सबूत छोड़ा और उसके बाद भी बात में अटके हुए हो। झूठ बोलो तो ऐसा बोलो कि कभी किसी को पता ना चले, क्योंकि अगर तुम झूठ बोले और उसके बाद पकड़ लिए गए तो संसद भवन का दरवाजा खुलेगा नहीं तुम्हारे लिए। उनकी ये बात अपने आप में भारतीय राजनीति का ब्रह्म वाक्य है। आप मानिए तो भी ठीक, न मानिए तो भी ठीक, सत्य परिवर्तित होगा नहीं। अगर मैं ये कहूं कि नहीं मैं बहुत ज्यादा सत्य हरिश्चंद्र हूं तो ये अपने आप में गलत वाक्य है। वो कोई भी राजनीतिज्ञ हो, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, कोई भी अगर ये कहता है कि मैं आदर्शवादी हूं तो इसका मतलब वो गलत है, क्योंकि हमने साइंस में पढ़ा है कि आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो यानी या तो विज्ञान गलत है या तो फिर आप गलत है, दो में से एक ही हो सकता है। फिर वहां से जीवन आगे बढ़ा। 1 मार्च को मेरा यूपीएससी का कोचिंग शुरू होने वाला था अवध ओझा सर के कोचिंग में, परंतु 1 मार्च को हम संसद में बैठे थे और ईश्वर की कृपा से 13 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उस दिन मैंने ये तय कर लिया कि आने वाला भविष्य अगर नियति का
संदेश आदेश के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तभी मैंने तय कर लिया कि आने वाले भविष्य को राजनीतिक रूप से समर्पित करूंगा। राजनीति का अर्थ ये नहीं होता कि हमें कुर्सी चाहिए। राजनीति का अर्थ ये होता है कि राजकाज में बैठे हुए लोगों को सही नीति बनाने पे कैसे मजबूर किया जा सकता है, अपने आप में ये भी एक भूमिका होती है। भारतीय राजनीति में युवाओं ने वो भूमिका निभाना बंद कर दिया है, इसलिए भारतीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों बिगड़ने लगी है। और वहीं से एक विचार पनपा युवा वाहिनी भारत का। तो कह सकते हैं कि ये आपका पूरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। एग्जैक्टली ओके ओके। ये टर्निंग पॉइंट से ज्यादा मेरा मानना है, हम लोग साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं। आपने रॉकेट में वो थ्रस्टर्स देखे हैं जो उसको थ्रस्ट करता है? जब हमारा एक सैटेलाइट अपने पूरे अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा होता है तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए एक थ्रस्ट की आवश्यकता होती है। जी। ये वही थ्रस्ट था हाँ, जो मुझे पार्लियामेंट ने दिया। ओके। कि मैं घूम तो रहा था उस ओर कि ये करना तो है नीति, या तो फिर यूपीएससी में जाके बदलते। करना वही था, डिसाइड हो गया था कि भाई करेंगे तो यही करेंगे। कैसे करेंगे ये बड़ा सवाल था। ईश्वर ने कहा चलो तुमको बैठा देते हैं जहां पे सबसे बड़े लोग बैठते हैं, वहां बैठा देते हैं। 543 छोड़ो, तुम्हें 29 में बैठाते हैं, हर राज्य का एक रहेगा, आ जाओ भाई देख लेते हैं। और ईश्वर की कृपा थी, वहां से फिर और भी अवसर मुझे मिले। और ये बहुत बड़ी बात है। मैंने Y20 सेक्रेटरिएट को पटना में रिप्रेजेंट किया, Y20 टॉक्स में। मैंने और भी कई जगहों पे मैं चीफ गेस्ट बन के गया। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में एज अ गेस्ट गया था विथ नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी एंड नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ समाजवादी पार्टी। हो भाई। उसके बाद फिर मुझे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी काशी उत्तर प्रदेश द्वारा भी सम्मानित किया गया। मुझे उसके बाद और भी कई मौके मिले। अच्छा, एक सबसे अच्छा मैंने आपका उसमें देखा था, आपके उसमें पूरी प्रोफाइल में कि आपको नेशनल यूथ आइकॉन अवार्ड मिला था। एग्जैक्टली, मैं वही बताने वाला था जी कि हिंदुस्तान न्यूज नेटवर्क द्वारा और भारत युवा फाउंडेशन द्वारा मुझे नेशनल यूथ आइकन 2023 के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और मेरे जीवन के लिए अपने आप में ये जो अवार्ड है ना, ये मैं बिहार को समर्पित करता हूँ। अगर बिहार की स्थितियां बहुत बढ़िया होती तो मैं नहीं बनता। तो ये बिहार की परिस्थितियों का प्रमाण है जो आदित्य राज के रूप में नजर आता है। बिहार की परिस्थितियां शायद हमारे पूर्वजों से कुछ कमी रह गई है, जिसे सुधारना अब हमारा दायित्व है। मैं ये नहीं कहता किसी ने ऐसा किया वैसा किया, कमी रह गई है, सुधारना हमारा दायित्व है। पीछे पे चर्चा बंद करते हैं, आगे पे चर्चा शुरुआत करते हैं कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। और मेरा ऐसा निजी मानना है कि अगर भारत सरकार के उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू है जो भारत सरकार ने अपने आप में बनाया, संसद भवन बुला के युवाओं को दिया, उसके बाद भारत के माननीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री अनुराग जी ठाकुर की अगर कोई वैल्यू है इस देश में, तो उन्होंने मुझे जो पत्र लिखा जिसमें इस बात का जिक्र था कि आपसे मिलकर मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि फ्यूचर ऑफ इंडिया इज इन गुड हैंड्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप में भारतीय राजनीति को उस विचार की ओर सोचना शुरू कर देना चाहिए जहां कोई तो ऐसी व्यवस्था हो जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात में 2018 में कही थी कि 18 से 25 वर्ष का युवा इस देश का नेतृत्व करता है, परंतु राजनीति में आकर के उसके शब्दों को सुनने का कोई प्लेटफॉर्म ही उपलब्ध नहीं है। 18 वर्ष आप वोट देके किंग मेकर बन सकते हैं, परंतु 25 वर्ष में आप किंग बन सकते हैं। ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये खाई के समान है, ये बंगाल की खाड़ी बनता गया। तब उसे हिमालय का रूप कैसे दिया जाए, तो मोदी जी का विचार था। अब आपने कहा था ना मोदी जी को इंस्पिरेशन क्यों मानते हैं, हाँ। ये विचार क्या इस देश की राजनीति में और किसी के दिमाग में नहीं आ सकता था, ये उसी व्यक्ति के दिमाग में क्यों आया। राजनीतिक विचारधाराओं में हम कई जगहों पे मतभेद रख सकते हैं, इस बात पे तो समर्थन होना चाहिए। और ये एक व्यापक कदम था कि उन्होंने राष्ट्रीय युवा संसद का निर्माण किया कि 18 से 25 वर्ष के युवाओं के लिए भी इस देश में एक संसद होनी चाहिए जहां हम युवाओं की बात को सुने। बिल्कुल। और वहां जाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरा मानना है कि उन्होंने जो उसके बाद कहा था कि जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं वो लोकल लेवल पॉलिटिक्स में इन यूथ्स को हर जगह पर रखें,
डीएम्स और एसपीज प्रशासनिक महकमे में भी अपने अनुभवों को इनके साथ साझा करें और जिले स्तर पे या राज्य स्तर पे जो भी कार्यक्रम हो, सरकारी कार्यक्रम हो, उसमें इन युवाओं को अवश्य भागीदार बनाया जाए ताकि इनका निर्माण हम एक राजनीतिज्ञ के फ्यूचर के रूप में कर सकें। बिल्कुल। एक आईआईटीएन का निर्माण आईआईटी में हो रहा है, एक एम्स में एक डॉक्टर का निर्माण हो रहा है। संसद में गए हुए एक युवा का निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक उसको राजनीति में रखा जाए। तो क्या इस देश की राजनीति भविष्य में इन्वेस्ट करने के लिए उन लोगों में इन्वेस्ट नहीं कर सकती? क्या ये मोदी जी का विचार है? क्या उनमें नहीं कर सकती? क्या जो हमारे द्वारा आधिकारिक रूप से युवा सांसद बना के चुन के लाए जा रहे हैं वो भी 2-2 लाख लोगों में से कोई एक व्यक्ति बनके तो नहीं आ रहा। यूपीएससी के कंपटीशन को देखिए तो एक यूपीएससी सेलेक्टेड व्यक्ति अगर 10 लाख में 1000 भी सेलेक्ट हो रहा है तो उससे तो कम रेशियो में ही सेलेक्ट हो रहा है ना वो व्यक्ति जो 29 आ रहा है। प्रत्येक राज्य से एक सेलेक्ट होना और पूरे देश में 1000 सेलेक्ट होना, बहुत बड़ा अंतर है। यानी उससे ज्यादा इस व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल। इस नजरिए से नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि किंग बना दीजिए, इनको बैठा दीजिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा कहना है कि आप नीति निर्माण में इनको भागीदार बनाइए, केवल इतने मात्र के लिए कि इनकी बात मानी नहीं जाएगी लेकिन सुन तो ली जाएगी। मानी भले ना जाए, हो सकता है हम लोगों में अनुभवों की कमियां हो, हम में जोश ज्यादा हो, होश कम हो, इस बात को स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन क्या इतना राजनीति में नहीं किया जा सकता क्या कि भाई जो युवा हमारी ओर से किसी प्रदेश का नेतृत्व संसद की उस ऐतिहासिक भवन में कर रहा है, जिसका सम्मान अपने आप में, जिसके पीछे 13 करोड़ लोग खड़े हो, या उत्तर प्रदेश के अगर है तो 22 करोड़ लोग जिसके पीछे खड़े हो, क्या उस व्यक्ति का इतना सम्मान नहीं है क्या कि उसको इस प्रदेश के युवा का सबसे बड़ा नेतृत्वकर्ता माना जाए? केवल उसकी बातों को सुनने का भी कोई प्लेटफॉर्म हो? क्या राष्ट्रीय युवा संसद हमने बनाई, बहुत बढ़िया विचार है, इंप्लीमेंट तब तक नहीं हो पाएगा जब तक इन लोगों को हम दोबारा सुनना ना शुरू कर दे। केवल संसद के उस पटल पर 4 मिनटों के उस खेल में शब्दों के बृहद मायाजाल को नहीं बुना जा सकता। आप केवल वही बातें कर सकते हैं जो एग्जैक्टली टू द पॉइंट हो, परंतु प्रशासनिक महकमे में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर बैठकें करके युवाओं के बातों को जाना जा सकता है, युवाओं के माइंडसेट को भी समझा जा सकता है। और मेरा मानना है, मेरा भारत सरकार को सुझाव भी है इस मंच के माध्यम से कि आप जब नीति निर्माण का कार्य कर रहे हैं तो एक छोटी सी पहल और करिए, और जो युवाओं को आप राष्ट्रीय युवा संसद में बुला रहे हैं एटलीस्ट उनको इतनी अथॉरिटी दीजिए कि भले उनके डिसीजंस का कोई बहुत बड़ा महत्व ना हो परंतु उनके सजेशंस का महत्व होना चाहिए। बिल्कुल, उनका सजेशंस लिया जाना चाहिए, स्वीकार हो या ना हो। तो भैया बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को जैसे कि भारत रत्न अवार्ड मिलने जा रहा है, तो काफी खुशी की बात है बिहार के लिए, और आप इसमें क्या विचार रखते हैं? अपने विचार यहाँ पे साझा करिए। देखिए, निश्चित तौर पे उनका व्यक्तित्व भारत रत्न से भी बड़ा है। अपने आप में कर्पूरी ठाकुर जी का नहीं, भारत रत्न का ये सम्मान है। भारत रत्न का सम्मान बढ़ रहा है कि कर्पूरी ठाकुर जी को मिलने जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि एक छोटा सा उनके जीवन का किस्सा बताना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को जी। एक मीटिंग में केंद्रीय स्तर पे गए हुए थे कर्पूरी ठाकुर जी, जहां भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी बैठे हुए थे। उस मीटिंग में जब कर्पूरी ठाकुर जी पहुंचे तो उनका कुर्ता फटा था। वो व्यक्ति जो बिहार का मुख्यमंत्री हो उसका कुर्ता फटा हो, ये अपने आप में अप्रतिम है। उस दौर में जब मुख्यमंत्री छोड़िए एक छोटा छोटा विधायक फॉर्च्यूनर्स में फॉर्च्यूनर लेके घूमता है, वो उस कालखंड में ऐसा नहीं था कि उनके पास संसाधन नहीं थे कि वो भी लेकर के घूम सकते थे, बौकाल टाइट कर सकते थे आज के शब्दों में कहें, परंतु उन्होंने राष्ट्र की सेवा को अपनी प्राथमिकता बनाया, उन्होंने समाज के निर्माण को अपनी प्राथमिकता बनाया, और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को जातिवाद से ऊपर उठकर समाजवाद और फिर राष्ट्रवाद के ऊपर कैसे कार्य किया जा सकता है इसको ध्यान में रखते हुए कार्य किया। यही कारण है कि कर्पूरी ठाकुर का वो फटा हुआ कुर्ता जब उस मीटिंग में गए तो चंद्रशेखर जी ने कहा, सबसे आह्वान किया कि भाई इस मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं कम से कम सब लोग अपनी जेब से कुछ जो भी यथासंभव हो सके इनको दीजिए। मेरा मानना है ये किस्सा अपने आप में भारतीय राजनीति के उस परम उदाहरण को बताता है कि कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने लूटने के लिए राजनीति नहीं की है, अपना तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित के नारे को साकार किया है। और यही कारण है कि आज की तारीख में भारत रत्न जब उन्हें मिल रहा है, मेरा मानना है बहुत देर से मिल रहा है और पहले मिल चुका होना चाहिए था, परंतु अब मिल रहा है तो गर्व करने का विषय है कि आज के वर्तमान राजनीतिज्ञों को भी इनसे सीखने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो भैया आखिर में मैं यही चाहूंगा कि आप युवाओं को एक ऐसा संदेश दें जिनकी युवा के अंदर भी थोड़ा सा जागे कि देश के लिए भी कुछ करना है, तो आप ऐसा कुछ संदेश दीजिए। देखिए,
मेरा मानना है कि इतिहास में कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इतिहास की दिशा और दशा दोनों तय कर देती हैं। एक छोटी सी गलती कैसे हजार वर्षों के आने वाले भविष्य को सत्यानाश कर सकती है, इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पृथ्वीराज चौहान भारत की गद्दी पे बैठे थे। जब इस्लामिक आक्रमण हुआ तो उन्होंने माफी दी, अगली बार हमला हुआ, उनको मारा गया और उस तत्पश्चात जो इतिहास गवाह है अगले 1000 साल तक भारत पे अगले 1000 साल तक भारत पे इस्लामिक शासन रहा, फिर आने वाले वक्त में अंग्रेजों का ये एक गलती का परिणाम था। सही होता है तो कैसे होता है, और पहले चले जाइए, धनानंद की सभा में अपमानित हुए थे आचार्य चाणक्य, और आचार्य चाणक्य ने तब कहा था कि शिक्षक साधारण नहीं होता, धनानंद प्रलय और निर्वाण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। मैं पाटलिपुत्र की मिट्टी से एक ऐसा नेता तैयार कर सकता हूं, एक ऐसा राजा तैयार कर सकता हूं जो तुमको भी हटा देगा और अखंड भारत का निर्माण भी करेगा, नेतृत्व भी करेगा और पोषण भी करेगा। और फिर देखिए उस कालखंड में जब चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने पद पर बैठाया, उसके बाद अगला 1000 वर्ष भारत का वर्ष था, भारत की सहस्त्रावधि थी। उसके बाद भले डाउनफॉल शुरू हो गया, परंतु उस 1000 साल में भारत ने विश्व को डोमिनेट भी किया और मोटिवेट भी किया अपने नेतृत्व से। एक छोटा सा निर्णय कैसे भविष्य बना सकता है, मैं आज के युवाओं को, जो आपका प्रश्न था, यही कह रहा हूं। पूर्व का उदाहरण देखिए, हमारे पास सद्बुद्धि का भी उदाहरण है और कुबुद्धि का भी। मैंने भारतीय छात्र संसद के मंच से कहा था कि आप अपने यौवन को कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, वेदर यू वांट टू यूज इट फॉर द कंस्ट्रक्टिव कॉज और फॉर द डिस्ट्रक्टिव कॉज विल डिफाइन द फ्यूचर। हम आजादी के अमृत काल में हैं। आज आप कैसा कार्य करते हैं, आज से 23 वर्षों बाद आपकी जो नई पीढ़ी होगी वो आपसे यही प्रश्न करेगी कि 23 वर्षों पूर्व जब 70% आबादी इस देश में युवा थी, 30% बुजुर्गों का भार आपके कंधों में था और विरासत में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और लगभग तीसरी बनने वाली अर्थव्यवस्था आपको प्राप्त हुई थी, आपने कुछ भी नहीं किया और आज हमें लगभग 70% बुजुर्गों का भार सौंप दिया है, जहां पे स्थिति इतनी डावाडोल है कि अब हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। 1000 वर्ष छोड़िए, भारत का भविष्य ही अंधकार में नजर आने लगेगा। मैं केवल यही कहूंगा कि बहुत बड़ी कोशिशों को करने से या ये कहने से कि हम देश बदल देंगे कुछ नहीं होने वाला। हमें देश का निर्माण करना है। छोटी छोटी कोशिशें बड़ा फर्क ला सकती हैं। 12th फेल मूवी में जो अभी हमने वर्तमान में देखा है, एक बड़ा फेमस डायलॉग था, इफ आई कैन नॉट बी द सन दैट शाइन्स अपॉन द अर्थ, आई कैन स्टिल बी अ लैम्प एंड लाइट अप माय ओन स्ट्रीट। बिल्कुल। जिंजी कास्ट के इस प्रोग्राम में आने के बाद मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जैसा कि इसका नाम खुद अपने आप में डिफाइन कर रहा है, ये पॉडकास्ट अपने आप में जेनजी जनरेशन को नेतृत्व दे रहा है और युवा वाहिनी का भी अपने आप में लक्ष्य यही है कि इस तरह का टैलेंट अपने आप में बाहर आना शुरू हो। तो परम उदाहरण है 11th क्लास के हमारे साहिल श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अपने नेतृत्व में जेनजी कास्ट को शुरू किया है और जिसके मंच पर बड़े बड़े लोगों को ये बुला करके अपने शब्दों के मायाजाल में ऐसा फंसाते हैं कि बढ़िया बढ़िया वक्ता के पास शब्द कम पड़ने लगते हैं। मेरा मानना है कि जिस प्रकार से ये कार्य कर रहे हैं, उज्जवल भविष्य का उगता हुआ सूर्य प्रयागराज से नजर आ रहा है और जिसका भविष्य अपने आप में शब्दों में डिफाइन नहीं किया जा सकता, जिसका भविष्य केवल और केवल समय डिफाइन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आदित्य राज। आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और इनके इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। को थोड़ा सा हमारे भी इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक कमेंट डालिए और ये बताइए कि आप एज अ युवा इस देश के लिए क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं मिलूंगा आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्टे ट्यून्ड।